Good evening, dear aspirants. Welcome to Sunya PCS. So this is our lecture number 7.1 in which we are going to discuss about the human disease. Okay. So let us define what is health. अगर हम health की बात करें कि how do you call a person a healthy one? आप किस प्रकार से किसी भी इंडिविजुअल को आप हेल्दी कहते हैं? क्या आप जिम जा रहे हैं, फिजिकल फिटनेस मेंटेन करें तो क्या आप हेल्दी है? नहीं. WHO ने आपका 1948 में कहा है कि हेल्दी का मतलब होता है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल. जब आप मेंटली हेल्दी होते हैं, फिजिकली हेल्दी होते हैं और सोशली हेल्दी होते हैं, तभी आपको जो है कंप्लीट हेल्दी पर्सन कहा जाता है. देखिए, फिजिकल हेल्दीनेस मतलब होता है आप वर्कआउट कर रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं और आपके अंदर में किसी प्रकार का कोई डिजीज नहीं है, उसे हम लोग क्या फिजिकल हेल्दीनेस कहते हैं. मेंटल हेल्दीनेस कहते हैं मतलब आपके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं है, शांत स्वभाव के, मेंटली फिट है, मेंटल स्टेट बोलते हैं ना, मेंटली आप फिट है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करेंगे सोशली, तो आपको ये पता है कि सोसाइटी में किस प्रकार से आपको बिहेव करना, मतलब सोसाइटी बिहेवियर अप्रोच आपके अंदर है, तभी आप जो है खुद को हेल्दी कह पाते हैं. इनमें से अगर किसी भी चीज़ की कमी है, अगर बाई चांस की बात है, तो आप जो है हेल्दी नहीं है. नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन डिजीज को हम डिफाइन करते थे कि डिजीज को अगर हम पढ़ेंगे तो डिजीज को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है. एक होता है आपका इन्फेक्शियस डिजीज, एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, एक होता है आपका डिफिशियंसी डिजीज. एक एक डिजीज को हम स्टडी करेंगे. अगर हम जो है इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है? इन्फेक्शियस डिजीज आर द डिजीज caused by the various pathogenic microorganisms such as virus, bacteria, protozoa, fungi and other parasites. These infectious disease can be transmitted by the animals, humans, insect or agents. देखिए, इन्फेक्शियस डिजीज कहने का मतलब होता है ये आपका बेसिकली आपका पैथोजन के द्वारा कॉज किया जाता है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, इन सब के द्वारा कॉज किया. इनकी खास बात की जाए तो दे आर कंटेजियस इन नेचर. कंटेजियस कहने का मतलब है ये आपका छूने से फैलता है. जैसे कि कोविड की बात करें तो कोविड किसके कारण से हुआ था? कोविड आपका कोरोना वायरस के कारण से हुआ था. दैट्स एन एग्जांपल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. क्यों? वो आपका छूने से भी फैल रहा था. इवन जो है किसी सरफेस पे आपने हाथ रखा है, आप जो है कोविड पॉजिटिव है, वो सरफेस पे वायरस रहेगा. वायरस आपका उस सरफेस पे डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस ऑफ द मटेरियल, वो वायरस आपके सरफेस पे 18 to 48 आवर्स तक सर्वाइव कर सकता है. उसके बाद अगर दूसरा किसी ने हाथ रख दिया, वो वायरस उसके अंदर में एंटर कर जाएगा, मतलब वायरस उसके स्किन के सरफेस पे आ जाएगा. उसके बाद अगर आप ऐसे टच कीजिएगा, आपके मुंह पे चला जाएगा और फिर मुंह से क्या होगा, आपका अंदर चला जाएगा. इसलिए आपको पता होगा कि कोविड के समय कुछ इंस्ट्रक्शंस थे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, उसके बाद कंटिन्यूसली आपको हैंड वॉश करना. क्योंकि देखिए, हैंड में क्या होता है, स्किन होता है. स्किन भी इट्स अ पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम. स्किन की भी हम बात करेंगे, ये भी हमारा पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है. ये भी कंटिन्यूसली आपका डिफरेंट पैथोजन से फाइट करता है. अगर स्किन में कट नहीं है ना, कोविड यहाँ का यहाँ बैठा रह जाएगा 10 साल तक, लेकिन कोविड हमारे बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता है. लेकिन तब वो कैसे पेनिट्रेट करता था? अगर सपोज मुझे इस पर्सन को कोविड है, उसने सरफेस में हाथ रख दिया, इसके ऊपर वायरस आ गया, मैंने इस सरफेस में हाथ रख दिया, लेकिन उसी समय मैंने क्या किया, जाके हाथ को हैंड वॉश से जो है डेटोल वगैरह से हाथ को क्लीन कर दिया, वायरस आपका डिस्ट्रॉय हो गया. लेकिन अगर इसको ऐसे लेता हूँ, ऐसे लगाता हूँ, तो क्या होगा, इस रूट के थ्रू मेरे बॉडी में जो है वायरस पेनिट्रेट करता है. तो ये सब सारे क्या इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जाम्पल होते हैं. ओके, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशंस होते हैं. डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशंस की बात करेंगे. इन्फेक्शियस डिजीज जो है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक जो है डिफरेंट मोड्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं. जैसे आप देख सकते हैं, एक होता है आपका विंड से भी होते हैं, विंड से, वाटर से, वेक्टर से होते हैं. सभी चीज़ का हम लोग एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, डोंट वेरी. डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ होते हैं, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, ड्रॉपलेट्स, एयरबोर्न, फेकल ओवरलोड. तो ये सारे शब्दों को आप याद रख लीजिएगा. जैसे अगर हम विंड की बात करें तो विंड में, जैसे फंगी की बात करें तो फंगी जो होता है अभी भी जो है, अगर फंगी की बात करेंगे, जनरली वो क्या स्पोर्ट्स में होते हैं, ठीक है ना, और वो आपके जो है कंटिन्यूसली फ्लोट कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर में. जब तक उनको एक प्रॉपर सब स्टेटा नहीं मिलता है, वो क्या करेंगे, फ्लोट करते रहेंगे. जैसे उनको एक प्रॉपर सब स्टेटा मिलता है, वो उस पर जाके सेटल हो जाएंगे, उसका ग्रो करना शुरू कर देंगे. तो ये क्या, इट्स ए मीन्स ऑफ विंड के थ्रू ये आपका हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर के थ्रू क्या होता है, सपोज मान के चलिए जो है पानी में जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है ना, अगर आपने उसको प्रॉपर्ली क्लीन नहीं किया है, ठीक है ना,
प्रॉपर्ली अगर प्यूरिफाइड वाटर नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर्ली उसको अपना बॉयल नहीं किया, उसको अगर आप ले रहे हैं तो उसके थ्रू क्या होगा, जो बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर कर जाएगा तो वाटर रूट हो गया। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे एनिमल वैक्टर्स की, अगर हम बात करते हैं एनिमल वैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारे डिजीज की बात करेंगे वो डायरेक्टली जो है हमारे बॉडी में एंटर नहीं कर सकते, उसको जो है वेक्टर की जरूरत पड़ती है। जब हम आगे चल के स्टडी करेंगे तो आई विल कोट सर्टेन एग्जांपल ऑफ डेंगू मलेरिया किस प्रकार से फैलते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट कांटेक्ट की बात करेंगे, जैसे मैंने बताया था कोविड की अगर आप बात कीजिए तो कोविड में क्या होता है, एक पर्सन अगर कोविड पॉजिटिव है, दूसरा पर्सन के साथ टच किया तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने का तो अगर पर्सन ने अपने हैंड वगैरह को क्लीन नहीं किया तो क्या होगा, उस पर्सन को भी जो कोविड पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। उसके बाद इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की बात करेंगे तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है, अगर आप जो है कोविड पेशेंट के नजदीक है, अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ है, वो इनहेल कर रहा है कोविड पेशेंट, जब वो ब्रीथ आउट कर रहा है उस समय क्या होगा, सर्टेन आपके वायरस बाहर निकलेंगे और आपके ब्रीदिंग के थ्रू आपके बॉडी में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, इज इट ओके? तो हो गया इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो गया। उसके बाद जो होते हैं एयरबोर्न होते हैं, फेकल ओरल रूट है, फेकल ओरल रूट हम जो पोलियो पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, इन्फेक्शियस डिजीज हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात करेंगे। नॉन इन्फेक्शियस कहने का मतलब होता है जो आपके छूने से नहीं फैलता है, ठीक है ना, जो कि आपके छूने से नहीं फैलता, उससे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। इसका अदर टर्म आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी होता है, जैसे हार्ट डिजीज है। हार्ट डिजीज है तो हार्ट डिजीज आपको पेरेंट्स को या किसी को भी हो, ठीक है ना, आपको क्या लगता है उनके नजदीक आप बैठिएगा केयरिंग करने को तो आपको हो जाएगा नहीं, किसी को डायबिटीज है हो जाएगा नहीं, किसी को ब्लड प्रेशर है हो जाएगा नहीं। तो ये सब सारे आपके किस में आते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिफिशियंसी डिजीज की बात करते हैं। ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज का कहने का मतलब होता है कि हमने जो है न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की थी, तो हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो है दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, प्रोवाइडिंग एनर्जी। अगर हम प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जो है जनरली क्या, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और अगर हम विटामिन्स मिनरल्स की बात करें तो विटामिन्स मिनरल्स होता है वो किसी भी प्रकार के हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम उनमें से किसी प्रकार का कोई भी कैलोरीज डिराइव नहीं कर पाते, लेकिन दे आर एसेंशियल। और उनकी कमी से अगर विटामिन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, उसकी कमी से जो डिजीज होता है उसे हम लोग क्या, डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था, इज इट ओके? जैसे अगर हम बात करेंगे विटामिन ए, तो विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। अगर विटामिन ए अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो आगे चल के क्या हो जाएगा, आपको लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, तो क्या डिफिशिएंट डिजीज है। विटामिन बी1 की बात करेंगे, विटामिन बी1 अगर आप सही से नहीं ले रहे तो क्या हो जाएगा, बेरी बेरी हो जाएगा। विटामिन सी अगर आप सही तरीका से नहीं ले रहे तो स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन डी की बात करेंगे, विटामिन डी क्या है आपको पता है ना, विटामिन डी एंड विटामिन के हम लोगों ने पढ़ा था कल, ये आपका क्या है, नॉन एसेंशियल विटामिन है ना। ये हम जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज करती है, खुद से सिंथेसाइज कर। विटामिन डी कैसे सिंथेसाइज होता है, स्किन के थ्रू होता है। स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो आपके अल्ट्रावायलेट रेस के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर वो आपका जो है क्या, वो आपका जो है विटामिन D3 का सिंथेसाइज करते हैं। अब विटामिन डी की कमी से क्या होगा, हमारी बॉडी जो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। अब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, हमारी बोन डेंसिटी जो है कमजोर हो जाती है, ठीक है ना। आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा, गोइटर हो जाएगा। आयरन की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। तो ये सब आपके क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं। ठीक है, ओके। अब जो हम ह्यूमन डिजीज को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम जो डिजीज स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका पोलियोमिलाइटिस। ठीक है, पोलियो, इज इट ओके? सो देखते हैं पोलियोमिलाइटिस, ठीक है ना। पोलियोमिलाइटिस क्या, एक आपका वायरल डिजीज है। इट इज ए वायरल डिजीज दैट डिस्ट्रॉयज द नर्व सेल प्रेजेंट इन द स्पाइनल कोड कॉजिंग पैरालिसिस और मसल वीकनेस टू सम पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, अगर हम पोलियो की बात करेंगे, पोलियो जो है एक आपका वायरल डिजीज है। इसे हम लोग इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहते हैं। क्या, इन्फेंटाइल पैरालिसिस। जनरली आपका 5 साल के नीचे के जो बच्चे होते हैं उसको ये इंपैक्ट करते हैं। किस प्रकार से इंपैक्ट करता है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या आता है, ये इसके अंदर में क्या होता है, स्पाइनल कोड होता है। स्पाइनल कोड से जो होता है नर्व्स आता है। पोलियो के वायरस जो होते हैं इस नर्व्स को ही जो है डैमेज कर देते हैं। सपोज ये नर्व्स आपका लेग का है तो फिर लेग आपका क्या हो जाएगा, इतना पोर्शन ऑफ द लेग ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या, इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहते हैं। इट इज ए कंटेजियस डिजीज अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम एंड इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा कॉज किया जाता है, याद रखिएगा, पिकोर्नेविरिडे। ठीक है ना, जो कि आपका एंटेरोवायरस या फिर एग्जाम्पल में एग्जामिनेशन में सिंपल सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका पोलियो वायरस के थ्रू होता है। ठीक है,
अब देखिए पोलियो वायरस की अगर हम बात करेंगे, द वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय पर्सन टू पर्सन थ्रू द फॉलोइंग वेज, थ्रू फेकल ओरल रूट, बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। अब ये क्या होता है देखते हैं, चलिए। सपोज यहां ध्यान से देखिए, ये पोलियो वायरस है, यहाँ पे क्या है, पोलियो वायरस है। सपोज दिस इज पोलियो वायरस। ये पोलियो वायरस जो है किसको इंपैक्ट करेगा, ये पोलियो वायरस जो है 0 से 5 ईयर्स के लोगों बच्चों को इन्फेक्ट करता है। ये बच्चे को हमको क्या कहते हैं, इन्फेंट्स कहते हैं। और इनके जो स्पाइनल कोड के जो नर्व्स होते हैं, स्पाइनल कोड के जो नर्व्स होते हैं उन्हें डैमेज कर देते हैं, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, इन्फेंटाइल पैरालिसिस कहते हैं। इन्फेंटाइल पैरालिसिस कहते हैं। देखिए किस प्रकार से होता है यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। सपोज ये बच्चा है, ओके, ये किड है, इन्फेंटाइल है। सपोज ओके, दिस इज द किड। अब यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये क्या है, आपका स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड से फिर आपके जो है ये आपके डिफरेंट नर्व्स निकले होते हैं, ये नर्व्स निकले होते हैं। बाय चांस की बात है, ये आपका जो पोलियो वायरस होता है, पोलियो वायरस कहाँ, स्पाइनल कोड के जो है नर्व्स को इंपैक्ट करते हैं। कहाँ पे इंपैक्ट करते हैं, स्पाइनल कोड के नर्व्स को। तो ये नर्व्स को सपोज इसने डैमेज कर दिया, डैमेज, ये पोर्शन क्या हो गया आपका, पैरालिसिस हो गया। क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया। लेकिन ये बच्चों को ही होता है, इसलिए इसमें क्या कहते हैं, इन्फेंटाइल पैरालिसिस होता है। इसकी अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हमने बात की, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करेंगे, ये एक छोटा सा बच्चा है, ओके, और ही इज इन्फेक्टेड विथ पोलियो वायरस, ही इज इन्फेक्टेड विथ पोलियो। इसके अंदर में क्या है, पोलियो वायरस है। इस बच्चे के अंदर में क्या हो गया, पोलियो वायरस आ चुका है। अब ये क्या होगा, जब ये बाथरूम जाएगा, बाथरूम जाएगा, बाथरूम मतलब सभी लोग समझते हैं क्या होता है, शौचालय जाएगा। शौचालय जाएगा तो ये क्या रिलीज करेगा, फेसिस रिलीज करेगा। ये क्या रिलीज करेगा, फेसिस रिलीज करेगा। तो ये जो आपके पोलियो वायरस होते हैं वो आपके फेसिस में भी आ जाते हैं। ये पोलियो वायरस जो है इस फेसिस में आ जाएंगे, फेसिस में आ जाएंगे, ओके। अब फेसिस में आ गया, अब ये फेसिस के थ्रू क्या होगा, फेसिस के थ्रू क्या होगा, बाय चांस की बात है, ये पानी है, ये पानी है, पानी में भी चला गया, पानी में भी चला गया। अब इस फेसिस के थ्रू बाय चांस के खेत में बच्चा गया, फेसिस रिलीज किया, ठीक है ना, और फेसिस के साथ पोलियो वायरस आ चुका है। वहाँ किसी प्रकार की खेती होती है, पेरेंट्स ने वहाँ से कुछ गाजर मूली उखाड़ा और गाजर मूली उठा के अपने बच्चे को खिला दिया, बिना क्लीन किए हुए, बिना अच्छी तरीके से क्लीन किए हुए। तो क्या हो जाएगा, ये वायरस जो है इस दूसरे बच्चे को भी इंपैक्ट कर लेगा। तो ये रूट को हम लोग क्या कहते हैं, फेकल ओरल रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, फेकल ओरल रूट कहते हैं, ओरल रूट कहते हैं। फेसिस से चला गया, फेकल ओरल रूट कहते हैं। और दूसरा जो है यही वायरस आपको पानी में एंटर कर चुका है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर कहते हैं, थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर कहते हैं। इज इट ओके, क्लियर है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, कुछ डिजीज़ को हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं, बाकी सारी डिजीज़ को हम लोग एज इट इज़, नाम कौन सा वायरस या बैक्टीरिया, कौन सा पैथोजेंस उसे इंपैक्ट है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसे हम लोग स्टडी कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और एज आपको जानने की भी ज़रूरत है, ठीक है, ओके। ये डायग्राम को देखिए, डायग्राम में क्या होता है, सबसे पहले पोलियो वायरस जो है, पोलियो वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है। किस प्रकार से, माउथ से एंटर करता है। माउथ से एंटर करने के बाद ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है आपका इंटेस्टाइन में। ये कहाँ चला जाता है, इंटेस्टाइन में चला जाता है। इंटेस्टाइन में जब ये जाता है वायरस, आपका पोलियो वायरस, वहाँ पर रिप्लीकेशन करता है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है। तो काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा लेता है। उसके बाद ये क्या करेगा, किसी एक नर्व्स को डैमेज कर देगा। जो नर्व्स को जो डैमेज करता है वो क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर पोर्शन आपका पैरालिसिस हो जाएगा। इसलिए हम लोग इन्फेंटाइल इसे पैरालिसिस कहते हैं। अगर हम पोलियो वायरस की बात करेंगे तो पोलियो वायरस के 3 स्ट्रेन होते हैं। क्या, पोलियो वायरस के जो है 3 स्ट्रेन होते हैं। वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3, 3 स्ट्रेन पाए जाते हैं, ठीक है। और देखिए अभी अगर हम बात करेंगे तो याद रखेंगे, इंडिया जो है 2014 में, इंडिया जो है 2014 में WHO ने इंडिया को पोलियो वायरस से फ्री कर दिया था। मतलब इंडिया जो है अब जो है पोलियो फ्री कंट्री है। सब याद रखिएगा, इंडिया में जो है लास्ट केसेस वेस्ट बंगाल में मिला था 2011 में। और WHO का नियम है, जब लास्ट केसेस मिलता है उसके 3 साल तक जब कोई भी केसेस नहीं मिलता तभी वो कंट्री आपका पोलियो फ्री होता है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं
कि वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 एंड वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 ये आपका ग्लोबली इराडिकेटेड हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में आपका वाइल्ड पोलियो वायरस 1 पाया जा रहा है अभी भी। ओके चलिए, अब देखिए अगर हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की बात करेंगे, वैक्सीनेशन की अगर हम बात करते हैं सो थोड़ा सा हम लोग वैक्सीनेशन को समझ लेते हैं किस प्रकार से वैक्सीनेशन काम करता है। नो डाउट हमारे पास हम एक कंप्लीट मेरा एक चैप्टर होगा, कल की क्लासेस में एक सेशन लेंगे जहां पे हम जो है इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन को स्टडी करेंगे, क्योंकि ये सेशन आप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कोविड के बाद। नहीं, अब क्या होता है, सपोज वैक्सीनेशन किस प्रकार से काम करता है, ठीक है ना, इसको हम लोग समझते हैं। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन किस प्रकार से जो है काम करता है। सपोज ये पोलियो वायरस है, ये पोलियो वायरस है, ये क्या है, पोलियो वायरस है, ये पोलियो वायरस है, ठीक है ना। पोलियो वायरस के सरफेस के ऊपर में जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं सरफेस के ऊपर में। इसी प्रोटीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो आपका सरफेस प्रोटीन जो है, ये आपका जो सरफेस प्रोटीन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं, एंटीजन कहते हैं, याद रखिएगा एंटीजन कहते हैं। एंटीजन का मतलब ही होता है एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। याद रखिए कंप्लीट वायरस की बात करें या कंप्लीट पैथोजेंस की बात करें, कंप्लीट पैथोजेंस को हम लोग जो है एंटीजेंस नहीं कहते हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट सरफेस प्रोटीन होते हैं उसे हम लोग एंटीजेंस कहते हैं। अब ये पोलियो वायरस जो है, अब ये पोलियो वायरस जब हमारे बॉडी में एंटर करेगा, इस पोलियो वायरस को हमने वीकेंड कर दिया। इसके अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये जेनेटिक मटेरियल है। इस पोलियो वायरस को हम लोगों ने क्या किया है, पोलियो वायरस को जो है हम लोगों ने किल कर दिया है, ठीक है, इसे हम लोगों ने मार डाला है। इस पोलियो वायरस की बात करेंगे, इस पोलियो वायरस को हम लोगों ने क्या किया है, किल कर दिया है। क्या कर दिया है, किल कर दिया, मार डाला है। इसलिए हम लोग इसलिए क्या कहते हैं, इसे हम लोग जो है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कहते हैं। ये वैक्सीन क्या होगा, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होगा, ठीक है ना। इसलिए वैक्सीन होगा क्योंकि पोलियो वायरस को हम लोगों ने मार दिया है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कहेंगे। इज इट ओके। चलिए अब ये जब, क्योंकि पोलियो वायरस मरा हुआ, चलिए हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ी ना पता है कि पोलियो वायरस मर चुका है, ठीक है ना। हम वैक्सीन बना रहे हैं, वैक्सीन का मतलब भी होता है हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करना। किस प्रकार से हम लोग अभी समझेंगे। तो ये पोलियो वायरस मरा हुआ, जब ये पोलियो वायरस हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो एंटर करने के बाद क्या होता है, हमारे बॉडी में मोनोसाइटिक सेल होता है। क्या होता है, ये मोनोसाइटिक सेल है, ये आपका क्या है, मोनोसाइटिक सेल है। ये पार्ट, ये क्या है आपका WBC होता है, WBC होता है। इसका काम क्या होता है, जब पोलियो वायरस एंटर करता है ना, तो कुछ पोलियो वायरस को ये आपको क्या एनगल्फ कर लेता है, क्या कर लेता है, निगल लेता है। निगल लिया, निगलने के बाद जो इसके इंपॉर्टेंट सरफेस प्रोटीन जो होते हैं ना, सरफेस प्रोटीन जो होते हैं, इस सरफेस प्रोटीन को जो है ये अपने सरफेस के ऊपर अटैच कर लेता है। उसके बाद हमारे ब्लड में देखिएगा, ब्लड में जो है आपका टी हेल्पर सेल्स या CD4 सेल्स कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर में इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर्स होते हैं और देश के बाहर रॉ ऑफिसर्स होते हैं। उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है डिटेक्ट करते रहना कि हमारे देश में कोई घुसपैठी तो एंटर नहीं किए गए। उसी प्रकार से जो है हमारे अगर ब्लड में बात करें तो ब्लड में आपका टी हेल्पर सेल्स पाए जाते हैं, CD4 सेल्स पाए जाते हैं, जिनका फंक्शन ये रहता है कि वो चेक करते रहते हैं कि हमारे बॉडी में कुछ पैथोजेंस तो एंटर नहीं किए। तो ये कि हमारे बॉडी में ब्लड में क्या ये क्या आपके टी हेल्पर सेल्स होते हैं, ये क्या है आपके टी हेल्पर सेल्स, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, CD4 सेल्स भी कहते हैं। ये चेक करते रहते हैं। जब चेक करने के बाद इनको इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि हमारे बॉडी में जो है आपके वायरस एंटर कर चुके हैं, तो ये क्या कम्युनिकेट करते हैं, ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये आपका क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट टू आवर इम्यून सिस्टम, कम्युनिकेट टू आवर इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम को कम्युनिकेट करते हैं। कौन सा इम्यून सिस्टम होता है, एक होता है आपका टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी
लिम्फोसाइटिक, ठीक है ना। ये क्या करता है, डायरेक्टली वायरस को किल कर देता है, डायरेक्टली वायरस को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। वही अदर, अगर हम बात करेंगे अदर इम्यून सिस्टम की बात करेंगे, वो आपका बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइटिक इम्यून सिस्टम। तो ये आपका बी लिम्फोसाइटिक इम्यून सिस्टम है, ठीक है ना। ओके, जब आपका टी हेल्पर सेल्स कम्युनिकेट करता है, ये टी हेल्पर सेल्स बताता है बी लिम्फोसाइटिक सेल को कि हमारा बॉडी में आपका वायरस पैथोजेंस एंटर कर चुके हैं, तो कुछ समय के बाद आफ्टर सर्टेन टाइम डिले, हो सकता है 1 वीक 10 दिन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर सर्टेन टाइम डिले। आफ्टर सर्टेन टाइम डिले, याद रखिएगा, कुछ समय के बाद, आफ्टर सर्टेन टाइम डिले, टाइम डिले क्या होता है, हमारा बी लिम्फोसाइटिक सेल एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है। क्या होता है, ये एक्टिवेट होता है, ये एक्टिवेट होता है, उसके बाद ये स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेट होता है, और उसके बाद ये क्या रिलीज करता है, उसके बाद जो है आपका एंटीबॉडी रिलीज करता है। ये क्या रिलीज करता है, एंटीबॉडी रिलीज करता है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी जो रिलीज होता है, एंटीबॉडी क्या करते हैं, ये जो आपका वायरस जो है, ये वायरस है आपका, वायरस के जो सरफेस प्रोटीन है जिसे हम लोग एंटीजेंस कहते हैं, इसी एंटीजेंस के थ्रू जो है ये वायरस हमारे सेल में एंटर करेगा और हमें जो है बीमार करेगा। तो ये जो एंटीबॉडी जो रिलीज हुए हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ताकि ये एंटीजेंस क्या हो जाए, एंटीजेंस के माउथ जो है ना, माउथ को हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ताकि हमारे बॉडी में ये सेल में एंटर ना कर सके, ठीक है ना। सपोज ये आपका क्या है, ये आपका एंटीजन है, ये हमारे बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा। वायरस आपके टी, अगर हम बात करेंगे एंटीबॉडीज़ की बात करें, तो एंटीबॉडीज़ आपका इस शेप का होता है, वह इसे जाके लॉक कर देता है। लॉक करने से क्या होगा, अभी आपका कोई सेल में एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो गया, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है, आपका एंटीजेंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक हो गया। चलिए, वायरस तो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन आपको मैंने बताया था कि अभी हम लोग कौन सी वैक्सीन है, ये आपका इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, जहां पे जो वायरस का इस्तेमाल किया जा रहा है, वायरस आपका किल्ड है, मरा हुआ वायरस है। क्यों हम लोग ऐसा करें कि यहाँ पे क्या होगा, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये वायरस जो है खुद से एक्टिवेट हुआ है, स्टिमुलेट हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे आपका जो है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का डेवलपमेंट हो रहा है। क्या, इसे हम लोग कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। अब इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जब आपके बी लिम्फोसाइटिक सेल्स में जो जनरेट होते हैं, बी लिम्फोसाइटिक सेल्स बेसिकली याद रखते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडी रिलीज किया है, ठीक है। तो ये क्या रखता है, इट रिटेन्स द इंफॉर्मेशन, इट रिमेंबर, इसका मतलब होता है इट रिमेंबर्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एंटीजन for which it has released antibody, for which it has released antibody। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी की बात करें, तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का मतलब होता है कि बी लिम्फोसाइटिक सेल के अंदर में एक मेमोरी क्रिएट हो गया, जिसके तहत वो याद रखेगा हमने इस पर्टिकुलर एंटीजेंस के खिलाफ जो है एंटीबॉडी रिलीज किया था, ठीक है। यहां तक देखिए। अब क्या होता है, अब ओरिजिनल में वायरस एंटर करेगा। अब जो है पोलियो वायरस ओरिजिनल हमारे बॉडी में एंटर किया, ये पोलियो वायरस है, हमारे बॉडी में ओरिजिनली एंटर किया। तो जनरली क्या होता है, को कभी भी याद रखिए, जनरली क्या होता है, जब भी कोई वायरस या किसी भी प्रकार का पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है ना, तो हमारी बॉडी को समय लगता है उसको समझने के लिए, 10 दिन 15 दिन 1 महीना भी लगता है, ताकि उसे वो समझ सके। समझने के बाद जो है हमारा लिम्फोसाइटिक सेल एंटीबॉडी रिलीज करता है, जो कि इस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन एक चीज़ सोचिए, 15 दिन 20 दिन, अगर एक 4 साल 5 साल का बच्चा है, उसके अंदर में पोलियो वायरस एंटर कर गया, आपको क्या लगता है उस बच्चे के पास 4 या 5 दिन का, जो बच्चा जो 4 या 5 साल का है, क्या उस बच्चे के पास 20 दिन का समय है कि वो वेट कर सके? नहीं वेट करेगा, नहीं वेट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में देखा होगा, जब आपके बच्चे 6-7 महीना 1 साल के हो जाते हैं, उनको पोलियो ड्रॉप पिला दिया जाता है। वो क्या है, आपका पोलियो वैक्सीनेशन है, जिसके अंदर में क्या होता है, आपका इनएक्टिवेटेड
उसे हम लोग इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहते हैं। इंजेक्शन के थ्रू जो दिया जाता है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, मतलब पोलियो मरा हुआ वायरस है, लेकिन मरा हुआ वायरस के थ्रू हम जो है हमारे इम्यून सेल को ट्रेन कर देते हैं, बी लिम्फोसाइटिक सेल को ट्रेन कर देते हैं, जिसके तहत उसके अंदर में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का डेवलपमेंट हो जाता है ना। अब वो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के थ्रू जो है वो एंटीबॉडी, जब हम लोगों ने मरा हुआ पोलियो वायरस फीड किया तो हमारे बी लिम्फोसाइटिक सेल एक्टिवेट हुए, स्टिमुलेट हुआ, एंटीबॉडी रिलीज किया, लेकिन साथ ही साथ उसका इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का डेवलपमेंट हो गया, जिसके तहत वो याद रखेगा हमने इस पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडी रिलीज किया। जब ओरिजिनल वायरस एंटर किया विद इन 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन के अंदर में ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी से चेक करेगा, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी से जो है ये चेक करेगा क्या यार इसके खिलाफ हमने क्या कभी एंटीबॉडी रिलीज किया है, उसको याद आएगा हाँ इसके खिलाफ तो हमने एंटीबॉडी रिलीज किया है, और ये झट सेकंड जो है एंटीबॉडी रिलीज कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, इसी को हम लोग वैक्सीनेशन कहते हैं। वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, वैक्सीनेशन की मतलब ही होता है कि हम जो है ट्रेन करते हैं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा सोल्जर्स को बॉर्डर पे लड़ने जाने से पहले जो उनको फायरिंग सिखाया जाता है, टारगेट दिया जाता है उनको, आप इस टारगेट को हिट करो, उसके बाद जो वो सोल्जर पे जाते हैं, उसी प्रकार से वैक्सीनेशन का मतलब ही होता है कि इससे पहले कि बच्चा पोलियो से इन्फेक्टेड हो, हम जो है उसके बॉडी में पोलियो के खिलाफ बी लिम्फोसाइटिक सेल में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का डेवलपमेंट कर देते हैं। या साफ शब्दों में कहें तो इसका तात्पर्य यह होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करना पोलियो वायरस के खिलाफ, और वही किया गया। हम लोगों ने मरा हुआ पोलियो वायरस फीड कर दिया, उस मरा हुआ पोलियो वायरस को देख के जो है हमारा बी लिम्फोसाइटिक सेल एक्टिवेट हो गया, स्टिमुलेट हो गया, एंटीबॉडी रिलीज कर दिया, साथ साथ में उसके अंदर में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का डेवलपमेंट हो गया, ताकि वो याद रखे जब ओरिजिनल वायरस एंटर करता है वो देखता है अरे इसके खिलाफ तो हमने एंटीबॉडी रिलीज किया है, जल्दी से रिलीज कर दे। ये होता है आपका वैक्सीनेशन प्रोसेस। हमने वैक्सीनेशन सिस्टम को समझ लिया, चलिए ठीक है। सो अब पोलियो की बात करेंगे। पोलियो की बात करेंगे तो पोलियो में 2 प्रकार के वैक्सीन होते हैं। एक होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन में हम क्या करते हैं, वायरस को जो है मार देते हैं, किल कर देते हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल को बर्न कर देते हैं, ठीक है ना, ओके। और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा होता है आपका ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन में क्या किया जाता है, वायरस को मारा नहीं जाता, वायरस को वीकेंड कर दिया जाता है, वायरस को कमजोर कर दिया जाता है, उसके जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन कहते हैं, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन कहते हैं। वायरस को क्या कमजोर कर दिया जाता है, मारा नहीं जाता है, ठीक है, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। ओके चलिए, अब एक चीज याद रखिएगा, जो हमने 1995 में, ध्यान से सुनिएगा, 1995 में जो है 1995 में सरकार ने जो है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। थोड़ा सा समझ लेते हैं इस कंसेप्ट को, एग्जामिनेशन में शायद नहीं पूछा जाए लेकिन ये आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है ना। 1995 में गवर्नमेंट के द्वारा 1995 में गवर्नमेंट के द्वारा जो है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। अब जो है गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन था कि कौन सा वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए या ओरल पोलियो वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए। गवर्नमेंट के पास जो है 2 ऑप्शन था, या तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, या फिर अगर हम बात करेंगे सो ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। दोनों में से जो है किसका इस्तेमाल किया जाए, तो याद रखिएगा पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो है ओरल पोलियो वैक्सीन का जो है इस्तेमाल किया गया, ओरल पोलियो वैक्सीन का। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, ओरल पोलियो वैक्सीन क्या है, देखिए याद रखेंगे, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है इसे हम लोग क्या लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन कहते हैं। इसमें वायरस को वीकेंड कर दिया जाता है, मैंने बताया इसे वायरस को क्या कमजोर कर दिया जाता है, वीकेंड कर दिया जाता है, लेकिन वायरस आपका जिंदा रहता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन कहते हैं, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन कहते हैं। अब ये मुझे सोच के बताइए कि 1995 में जो है गवर्नमेंट जब आपका पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, उसमें सरकार के द्वारा ये डिसीजन क्यों लिया गया कि ओरल पोलियो वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहला डिसीजन लेने का कारण ये था कि जो आपका लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन जो होता है, इट प्रोवाइड्स ग्रेटर इम्यूनिटी देन द इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ठीक है ना। तो नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, जो हम बोर्ड में बनाते हैं उसका आप लोग नोट करते चलिएगा, ओके। तो याद रखेंगे
live attenuated vaccine, live attenuated vaccines provides a stronger immunity than inactivated vaccine, सबसे पहला पॉइंट। एक और कारण भी था, सबसे इंपॉर्टेंट एक कारण था। देखिए एक कारण क्या था, इस कारण को जो हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये बच्चा है, एक बच्चा है, सपोज एक बच्चा है, इस बच्चे की एज मान के चलिए जो भी होगा 1 से लेकर 3 साल तक है, 1 से लेकर 3 ईयर्स तक है। अब इस बच्चे को जो है वैक्सीनेट किया गया, किससे वैक्सीनेट किया गया? ओरल पोलियो वैक्सीन से वैक्सीनेट किया गया। अब ओरल पोलियो वैक्सीन में क्या होता है, मैंने बताया था वायरस जिंदा रहता है लेकिन उसे वीकेंड कर दिया जाता है क्या, ताकि हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद जो है वो किसी प्रकार का जो है हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बच्चा, इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में जो है ये आपका लाइव एट्यूनेटेड वायरस है। अब ये बच्चा जब फेसेस रिलीज करेगा, जब वो बच्चा फेसेस रिलीज करेगा, कचरा रिलीज करेगा, ठीक है ना, तो इस फेसेस में क्या होगा, इस फेसेस में जो है, इस फेसेस में ये वायरस रहेंगे, ये फेसेस में ये वायरस रहेंगे। और यही फेसेस क्या होगा, फेकल ओरल रूट के थ्रू, क्या होगा, फेकल ओरल रूट के थ्रू या फिर कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू दूसरे बच्चे को इंपैक्ट करेगा, दूसरे बच्चे के बॉडी में एंटर करेगा। लेकिन ये जो वायरस जो है, कौन सा वायरस है, ये वैक्सीनेटेड वाला वायरस है। ये कौन सा वायरस है, वीकेंड लाइव एट्यूनेटेड वायरस है। ये क्या है आपका, ये जो वायरस है आपका, दिस इज योर लाइव एट्यूनेटेड वायरस, लाइव एट्यूनेटेड वायरस जो हम लोगों ने वैक्सीनेट किया था। अब इन बच्चों के अंदर में भी क्या वायरस एंटर किया, इन बच्चों के अंदर में भी जो है लाइव एट्यूनेटेड वायरस एंटर किया। ओरिजिनल वायरस नहीं, कमजोर वायरस जो हमारे बॉडी में जाके कुछ नहीं कर सकता। अब इन बच्चों के अंदर जब लाइव एट्यूनेटेड वायरस एंटर किया, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद इसका इम्यून सिस्टम, किसके बारे में बात करेंगे, बी लिम्फोसाइटिक सेल के बारे में बात करेंगे, वो एक्टिवेट होगा, स्टिमुलेट होगा, एंटीबॉडी रिलीज करेगा। एंड कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा, इनके अंदर में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना, ताकि जब ओरिजिनल वायरस एंटर करे तो इस इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के थ्रू जो है बी लिम्फोसाइटिक सेल पहचान सके और उसके बाद जल्दी से जल्दी एंटीबॉडी रिलीज कर सके। तो क्या हो गया, ये बच्चे भी क्या हो गए, इनडायरेक्टली वैक्सीनेटेड हो गए, इनडायरेक्टली वैक्सीनेटेड हो गए। क्या हो गया, इनडायरेक्टली वैक्सीनेटेड हो गए। इसलिए जो है उस समय केसेस काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए सरकार ने डिसाइड किया था कि जो है ओरल पोलियो वैक्सीन का जो इस्तेमाल किया जाएगा। इज इट ओके? चलिए अब उसके बाद हम देखेंगे कि यहां देखिए, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, अब यहां पे इसमें से केसेस है जहां पे आपका अब ओरल पोलियो वैक्सीन इसलिए इस्तेमाल किया गया था कि ताकि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम बच्चों को वैक्सीनेट कर सके, कि उस समय काफी ज्यादा केसेस ऑफ पोलियो पाए जाते थे। अब 2011 के बाद एक नया टाइप ऑफ केसेस देखने को मिल रहा है जिसे हम वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस कह रहे हैं। देखिए अब यहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहां पे लाइव एट्यूनेटेड वायरस का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाइव एट्यूनेटेड वायरस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको पता है कि वायरस में क्या होता है, म्यूटेशन हो गया। ये वायरस जो है, वायरस में म्यूटेशन हो गया। अब म्यूटेशन होने के कारण जो है ये वायरस डेंजर हो चुका है, थोड़ा सा सीवियर मोड में आ चुके हैं। वायरस क्या हो गया, वायरस जो है आपका सीवियर मोड में आ गया, सीवियर मोड में आ गया। और सीवियर मोड में आने के कारण जो है अब ये जो वायरस रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना, इसके थ्रू अब नया ये जो इसके सपोज एक बच्चे को जो ओरल पोलियो वैक्सीन दिया गया, ओरल पोलियो देने के बाद जो वो वायरस जो इंटरनली म्यूटेट हो गया, चेंज हो गया, उसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस आ गए, जिससे कारण से वायरस आपका सीवियर हो गया। और सीवियर होने के कारण जो है अब ये वायरस जो रिलीज हो रहा है यहाँ से जो बच्चों को इम्पैक्ट कर रहा है, उससे एक नया डिजीज निकल के है जिसे हम बोलते हैं वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस। जो वैक्सीन के थ्रू जो पोलियो वायरस एक्टिवेट हुआ है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस केसेस कहते हैं। क्या इसे हम लोग कहते हैं, आपका याद रखेंगे, इसे कहते हैं हम लोग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस
कहते हैं। लेकिन चिंता का विषय नहीं है कि वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस जो है, जो वैक्सीनेशन के बाद ही आपका मतलब वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस क्या, ऐसे तो हम पोलियो वायरस को एलिमिनेट कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जा रहा था, ठीक है ना, तो वो लाइव एट्यूनेटेड वायरस जो उसमें म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन होने के कारण वो थोड़ा सा सीवियर मोड में आ जा रहा है, उसके कारण से जो है लाइट पैरालिसिस देखने को मिल रहा है, और इसलिए उस वायरस का नाम क्या, उस बीमारी का नाम क्या दिया गया, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसकी केसेस काफ़ी कम है। केसेस की बात करेंगे तो 27 लाख में से एक केसेस है, 27 लाख में जो है आपका एक केसेस है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पोलियो वायरस। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इम्यूनिटी किसकी अधिक होती है, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन की होती है या फिर इनएक्टिवेटेड की, तो आपको पता होना चाहिए लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन की जो है अधिक होती है, ठीक है। इज इट ओके? चलिए, सो इससे बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाएंगे, कंसेप्ट आपको याद रखेंगे तो काफी अच्छा लगता है। अब हम बात करेंगे एड्स के बारे में, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। सो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है एड्स में और एचआईवी में? एड्स में और एचआईवी में क्या डिफरेंस है, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? सोचिएगा इस चीज को। हम लोग बोलते हैं कि ही इज एचआईवी पॉजिटिव, और फिर हम कहते हैं कि वो क्या हो गया, वो उसे एड्स हो गया। तो क्या डिफरेंस है एचआईवी पॉजिटिव, एचआईवी नेगेटिव और एड्स में जो है, क्या डिफरेंस है, ठीक है ना? इज इट ओके? क्लियर है? चलिए तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। चलिए, तो इसको हम लोग जो है एक डायग्राम के थ्रू, कंप्लीट एड्स को जो हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बाकी आप लोगों को सेम नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो चलिए एड्स को स्टडी करते हैं और इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एचआईवी भी क्या होता है और आपके एड्स भी क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स को हम लोग क्या कहते हैं? एड्स को जो है हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। चलिए, सपोज एड्स किस वायरस के थ्रू होता है? एड्स जो है आपका एचआईवी वायरस कहते हैं या फिर उसे लेंटी वायरस कहते हैं। लेंटी वायरस जो कि आपका रेट्रो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। एड्स की बात करेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इज ए लेंटी वायरस विच इज ए सब क्लासिफिकेशन ऑफ रेट्रो वायरस, ठीक है ना। ओके, तो एड्स की बात करेंगे। एड्स आपका कैसे होता है? सपोज ये देखिए, ये क्या है? ये एड्स का वायरस है। मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, आप लोग भी बाहर जाके बच्चों को एक्सप्लेन कर सकेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। साइंस हमारे अंदर में एक लॉजिक डेवलपमेंट करता है। ये आपका एचआईवी वायरस है, याद रखेंगे। ये आपका क्या एचआईवी वायरस है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लेंटी। किस फैमिली से बिलोंग करता है? लेंटी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि आपका रेट्रो वायरस की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। चलिए, ये आपका एड्स वायरस है। ओके, ये एचआईवी वायरस, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एचआईवी वायरस कहते हैं, एड्स वायरस नहीं, एचआईवी वायरस कहते हैं, जो कि आपका लेंटी वायरस से बिलोंग करता है और उसकी फैमिली क्या है? रेट्रो वायरस फैमिली है। इज इट ओके? अब देखिए क्या होता है कि जब ये एंटर करेगा, तो मैंने बताया था मोनोसाइटिक सेल होते हैं। ये एक मोनोसाइटिक सेल है, सेम प्रोसेस। ये मोनोसाइटिक सेल है। मोनोसाइटिक सेल जो है इसे निगल जाएगा, मोनोसाइटिक सेल जो है इसे निगल जाएगा। इसके जो इंपॉर्टेंट सरफेस प्रोटीन इसके सरफेस पे आके अटैच हो जाएंगे, सरफेस पे आके जो है अटैच हो जाएंगे, सरफेस पे आके अटैच हो जाएंगे। अब हमारे बॉडी में क्या, हमारे बॉडी में जो है हेल्पर सेल्स पाए जाते हैं, टी हेल्पर सेल्स पाए जाते हैं, टी हेल्पर सेल्स पाए जाते हैं। और अगर हम विशेष रूप से अगर हम बात करेंगे एचआईवी या एड्स की केसेस जब बात करेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जो है कहते हैं आपका CD4 सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? CD4 सेल्स कहते हैं, CD4 सेल्स कहते हैं।
अब ये CD4 सेल्स क्या, CD4 सेल्स टी हेल्पर सेल्स का काम क्या था? इनका काम ये था कि जब हमारे बॉडी में पैथोजेंस एंटर करते हैं तो ये कम्युनिकेट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, एक तरह का ब्रिज है। तो ये क्या करता है, हमारे जो है ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम को कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट करता है किसको कम्युनिकेट करता है? मैंने बताया था टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट को कम्युनिकेट करता है, जो कि आपका जो है डायरेक्टली पैथोजेंस को किल कर देता है, पैथोजेंस को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ये चीज। उसके बाद जो है बी लिम्फोसाइटिक सेल, बी लिम्फोसाइटिक सेल जो है उसे ये कम्युनिकेट करता है। बी लिम्फोसाइटिक सेल जो है आफ्टर सर्टेन टाइम डिले क्या एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है, एंटीबॉडी रिलीज करता है। इज इट ओके? चलिए अब क्या होता है, आपने देखा कि CD4 सेल जो है काफी इंपॉर्टेंट सेल है। CD4 सेल जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अवर इम्यून सिस्टम, है ना। अगर CD4 सेल्स नहीं होगा तो क्या होगा, कम्युनिकेशन लिंकेज विल ब्रेक डाउन। तो क्या है CD4 सेल्स की अगर हम बात करेंगे, याद रखेंगे CD4 सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, कम्युनिकेशन लिंकेज है। ये क्या है आपका, कम्युनिकेशन लिंकेज है, लिंकेज है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फॉर्म करता है, इम्यून सिस्टम को इन्फॉर्म करता है, ओके, इन्फॉर्म करता है, ठीक है। इज इट ओके? एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात की जाए, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं हम लोग। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो है अगर CD4 सेल की काउंट की बात की जाए तो 1500 से लेकर 1600 तक पाया जाता है, ठीक है ना। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो 1500 से लेकर 516 नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो है CD4 सेल का काउंट कितना होता है, 500 से लेकर 1600 तक होता है। अब देखिए क्या होता है, सपोज हम दो केसेस को समझते हैं। यहां तक समझ गए आप लोग, ये HIV वायरस है, जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो मोनोसाइटिक सेल से एनगल्फ कर लेता है। उसके बाद जो उसके इंपॉर्टेंट जो एंटीजेंस होते हैं वो अब मोनोसाइटिक सरफेस पे अटैच हो जाते हैं और हमारे बॉडी में टी हेल्पर्स पाए जाते हैं, हेल्पर सेल्स पाए जाते हैं। इनको अगर हम एड्स की केसेस में बात करेंगे तो इसे हम क्या CD4 सेल्स कहते हैं, ठीक है ना। ये कम्युनिकेट करते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो है 500 से लेकर 1600 तक आपके CD4 सेल्स पाए जाते हैं। अब दो केसेस को आप जो है दो केसेस को समझिए, आप दो केसेस को समझते हैं। केस स्टडीज, केस स्टडीज। सबसे पहला सपोज एक बॉय है A, ये मेल है आपका, और एक गर्ल है B जो कि आपका फीमेल है, ठीक है ना। ओके, दे हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, और सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद ईदर ऑफ द पार्टनर वाज HIV पॉजिटिव। इसमें से एक पार्टनर क्या था, HIV पॉजिटिव था, एक पार्टनर क्या था, HIV पॉजिटिव था। लेकिन जो है आफ्टर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स उन दोनों के बीच में काफ़ी फेथ था और एक पार्टनर ने रिवील कर दिया कि आई वाज हैविंग HIV पॉजिटिव। अब ये क्या होगा, सपोज एक को पता चला, एक क्या किया, डायरेक्टली डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को जाके बोला कि मेरे साथ ये केसेस हैं। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, देखिए अभी आपने जो है अभी हम HIV पॉजिटिव टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। HIV टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि HIV वायरस अगर आपकी बॉडी में एंटर किया है तो कम से कम उसको रिप्लिकेशन करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। जब सफिशिएंट अमाउंट में आ जाएगा तभी वो टेस्ट में आपका हम रिवील कर पाएंगे। तो कम से कम 4 to 6 वीक्स के बाद हम टेस्ट करते हैं। लेकिन अभी से जो आप जो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में आ जाइए तो डॉक्टर क्या बोलेगा, इसको जो टेस्ट किया जाता है, याद रखिएगा, जो टेस्ट किया जाता है उसमें क्या कहते हैं, एलिसा टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिसा टेस्ट कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। एलिसा टेस्ट कहते हैं, एलिसा टेस्ट कहते हैं। डॉक्टर बोलेगा कि एलिसा टेस्ट तो जो है 4 to 6 वीक्स के बाद होगा। तो अभी आप क्या कीजिए, डॉक्टर बोलेगा राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आप एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पे आ जाइए। पहला दिन से ही जो है, फर्स्ट डे से ही जो है आप एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पे आ जाइए, थेरेपी पे आ जाइए, ठीक है ना। ओके, अब देखिए क्या होता है, एड्स का जो वायरस है ना बहुत चालाक है। HIV वायरस जो है बहुत चालाक है, वो डायरेक्टली आपका CD4 सेल्स को अटैक करता है। याद रखिएगा, HIV वायरस अटैक्स, याद रखेंगे, HIV वायरस जो होता है, HIV वायरस जो है अटैक्स CD4 सेल्स, ठीक है ना। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जो CD4 सेल्स है वही आपका जो है कम्युनिकेशन लिंकेज है, वही आपको कम्युनिकेट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब आपका HIV वायरस जो है CD4 सेल्स को अटैक करता है, अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब CD4 सेल्स ही नहीं रहेगा तो किस प्रकार से कम्युनिकेशन होगा, ठीक है ना। ओके, अब क्या होता है,
कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कितना 500 to 1600 तक आपका CD4 सेल्स पाया जाता है। तो मैंने बताया कि डॉक्टर्स के पास जब पहला दिन वो जाता है तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए 4 से 6 हफ्ते के बाद जो है आप टेस्ट कराएंगे, लेकिन अभी से आप एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी क्या करता है, वायरस को किल करते चला जाता है, वायरस को जो है किल करते चला जाता है, वायरस को किल करता है, ताकि आपका वायरस को किल करेगा तो वायरस को जब आप किल कीजिएगा तो आपके बॉडी में CD4 सेल्स बचे रहेंगे। 4 से 6 हफ्ते के बाद जो है वापस से टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद ये क्या निकलता है, HIV पॉजिटिव निकलता है। ये क्या लड़का निकलता है, ये जो है ये आपका HIV पॉजिटिव रहता है, HIV पॉजिटिव रहता है। मतलब HIV पॉजिटिव का मतलब है कि आपको बॉडी में HIV वायरस पाया गया है, HIV वायरस पाया गया है, ठीक है। सब लोग बोलते हैं HIV पॉजिटिव, लेकिन से एड्स नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, कि अभी भी आपके बॉडी में जो है CD4 सेल्स जो है, CD4 सेल सपोज कितने हैं, सपोज 900 है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आपके बॉडी में CD4 सेल्स क्यों है, क्योंकि आपने पहला दिन से ही जो है आपने जो है ART लेना शुरू कर दिया, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आपने जो है पहले दिन से ही लेना शुरू कर दिया, जिससे कारण से क्या हुआ, वायरस बॉडी में एंटर कर रहा है, वायरस रिप्लिकेट कर रहा है, जनसंख्या बढ़ा रहा है और वो CD4 सेल्स को अटैक करने जा रहा है, और आप क्या ART लेके जो वायरस को मार दे रहे हैं। तो वायरस ज्यादा मात्रा में नहीं हुआ, इसके कारण से CD4 सेल्स बचे हुए हैं। तो ये आपका HIV पॉजिटिव, मतलब कि बॉडी में HIV वायरस पाया जा रहा है, लेकिन आपके CD4 सेल्स अभी भी सफिशिएंट अमाउंट में है, पहला केसेस। अगर इसी केसेस में जो है पार्टनर ने रिवील नहीं किया और आप जो है 4 साल 5 साल के बाद 4 to 5 इयर्स के बाद जो है आप चेक कराने जाते हैं, किस कौन सा टेस्ट करते हैं, एलिसा टेस्ट करते हैं। तो एलिसा जब टेस्ट करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, आप HIV पॉजिटिव और एड्स, HIV पॉजिटिव थे जो कि अब एड्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। एड्स मतलब क्या हो गया, आपके CD4 सेल्स कितने आ गए, 140-150 आ गए। CD4 सेल्स कितने हो गए इसमें, आपके CD4 सेल जो है वहाँ पे कितने हो गए, 150 पे आ गए। अब बताइए, अगर CD4 सेल्स जो कि 500 से 1600 लगभग एक ऑन एन एवरेज एक पर्सन की बात करें तो 1000 तक पाया जाता है। अब CD4 सेल जहाँ 150 हो गया, मतलब उसका अमाउंट कम हो चुका है, इसका मतलब कम्युनिकेशन लिंकेज टूट चुका है। इसका मतलब क्या होगा, आपके इम्यून सिस्टम को जब इंफॉर्मेशन ही नहीं जाएगा कि आपको बॉडी में वायरस है, इम्यून सिस्टम क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और इसके कारण से क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम नॉन फंक्शनल हो जाता है, ठीक है, एड्स में। इसलिए हम लोग एड्स को क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। हमने खुद से एक्वायर्ड किया वायरस को अपनी बॉडी में जगह दे के एक्वायर्ड, जिसके कारण से हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो चुका है, नॉन फंक्शनल हो चुका है, इम्यून सिस्टम क्या हो चुका है, डिफिशिएंट हो चुका है। इसलिए हम लोग एड्स को क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा HIV से रिलेटेड, तो याद रखिएगा HIV किससे होता है, HIV वायरस से होता है, जिससे जो कि आपका लेंटी वायरस कैटेगरी और आपका रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, आपका CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे कारण से आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, आपका कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, ठीक है ना। HIV पॉजिटिव और एड्स में आपको क्या डिफरेंस है, पता चल गया, इज इट ओके। चलिए, HIV जो है कौन सा टेस्ट के थ्रू पता चलता है, एलिसा टेस्ट, और HIV को कंट्रोल करने के लिए क्या ART दिया जाता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दिया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए, अब देखिए HIV का ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है। HIV इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू बॉडली फ्लूइड इंक्लूडिंग ब्लड, सीमेन, वेजिनल सिक्रेशंस, एनल फ्लूइड एंड ब्रेस्ट मिल्क, ये सारे के थ्रू आपका HIV ट्रांसमिट होता है। फ्रॉम मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी आपका जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। टू ट्रांसमिट, अगर HIV की बात करें तो HIV ट्रांसमिट तभी होगा जब आपके अमाउंट में जब HIV वायरस जो है दूसरे की बॉडी में ट्रांसमिट तभी होगा जब उनके बॉडी में जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ HIV वायरस होते हैं। अगर HIV जो अनडिटेक्टेबल HIV वायरस है लेकिन उसका अमाउंट काफ़ी कम है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिटेक्टेबल HIV कहते हैं। मतलब HIV वायरस तो है लेकिन उसका अमाउंट कम है, तो उसके कारण से क्या होगा, ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। अनडिटेक्टेबल HIV इज व्हेन द अमाउंट ऑफ HIV इन द बॉडी इज टू सो लो दैट द ब्लड टेस्ट कैन नॉट डिटेक्ट इट। इस केसेस में क्या होता है, वायरस ट्रांसमिट नहीं हो पाता है, ठीक है। इज इट ओके। सो हम लोगों ने HIV टेस्ट अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया है, क्लियर है। अब हम स्टडी करेंगे डेंगू के बारे में। इज इट ओके। चलिए, तो डेंगू क्या है, अब जल्दी 2 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो डेंगू की अगर हम बात करेंगे, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा हम लोगों की दोनों टॉपिक। देखिए, एड्स आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रीजन बिंग व्हाट, कि आज के डेट में बच्चे को HIV एंड एड्स के बीच में डिफरेंसेस पता नहीं है।
सो डेंगू की बात करें तो डेंगू क्या है आपका, डेंगू जो है आपका मॉस्किटो बोर्न ट्रॉपिकल डिजीज है। ट्रॉपिकल डिजीज की क्यों बात करें तो ट्रॉपिकल डिजीज इसलिए होता है कि ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। अब बारिश पानी होता है, पानी आपका क्या है, पानी के कारण से मॉस्किटो ब्रीडिंग काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना, इसलिए आपके ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। सो डेंगू इज ए मॉस्किटो बोर्न ट्रॉपिकल डिजीज कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। डेंगू वायरस ट्रांसमिटेड बाय सेवरल स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो, प्रिंसिपली एडिस एजिप्टो मॉस्किटो, ठीक है। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए डेंगू क्या है आपका, डेंगू आपका वेक्टर बोर्न डिजीज है। अगर डेंगू की अगर हम बात करें, डेंगू की अगर हम बात करते हैं तो डेंगू क्या है आपका, डेंगू आपका जो है वेक्टर बोर्न डिजीज है। अब वेक्टर बोर्न डिजीज क्यों कहते हैं, देखिए डेंगू आपका, ये डेंगू के वायरस है, ये क्या आपको डेंगू वायरस है, डेंगू वायरस है, डेंगू वायरस है, ये ह्यूमन बॉडी है, ये क्या ह्यूमन बॉडी है। लेकिन डेंगू वायरस जो है ये डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते, इसको जो एक वेक्टर की जरूरत है। ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर आपका एक मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एडिस एजिप्टो मॉस्किटो कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो कहते हैं, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो कहते हैं, ठीक है ना, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो कहते हैं, ठीक है। इज इट ओके। चलिए अब देखिए डेंगू वायरस क्या होता है। सबसे पहले डेंगू वायरस किसके अंदर एंटर करता है, सबसे पहले डेंगू वायरस जो है इस मॉस्किटो के अंदर में एंटर करता है। मॉस्किटो के अंदर में एंटर करने के बाद जो है वो मॉस्किटो के अंदर में रिप्लिकेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपनी जनसंख्या बढ़ाता है। जब काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाता है तो ये मॉस्किटो जब जो है, ये मॉस्किटो जब आपका ह्यूमन बींग को बाइट करता है तो उसके सेलाइवा के थ्रू, उसके जो है सेलाइवा के थ्रू ह्यूमन बॉडी के अंदर में एंटर कर जाता है, तब इंसान को डेंगू हो जाता है। तो याद रखिएगा डेंगू किस लिए वेक्टर बोर्न डिजीज कहा जाता है। वेक्टर बोर्न डिजीज किस लिए, इसका वेक्टर कौन है, ये मॉस्किटो आपका वेक्टर है, क्योंकि होता तो है डेंगू वायरस के थ्रू, लेकिन डेंगू वायरस जो हमारे बॉडी में डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता है, इसको एंटर करने के लिए एक वेक्टर की जरूरत है, उसे हम लोग क्या एडिस एजिप्टो मॉस्किटो कहते हैं। एडिस एजिप्टो मॉस्किटो में भी फीमेल वाला कौन सा, फीमेल मादा मॉस्किटो होता है, मादा मॉस्किटो होता है। इज इट ओके। चलिए क्लियर है, ठीक है। साइंस क्या है आपके डेंगू के, हाई फीवर रहेगा, मसल एंड जॉइंट पेन रहेगा, सोलेम लिम्फ ग्लैंड्स, नोज ब्लीडिंग, एक्सेसिव वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सब आपके क्या है, ये आपके सिम्टम्स है डेंगू के। क्लियर है। अब देखिए बात करेंगे, देयर आर 4 स्ट्रेन्स फ्रॉम टाइप 1 टू टाइप 4 ऑफ विच टाइप 2 एंड टाइप 4 आर कंसिडर्ड एज मोर सीवियर। बहुत सारे आप मतलब 4 स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। चारों स्ट्रेन्स में अगर हम बात करेंगे तो टाइप 2 एंड टाइप 4 जो है आपके मोर सीवियर है। इंसिडेंस ऑफ डेंगू हैज ग्रोन ड्रामेटिकली अराउंड द वर्ल्ड इन द रिसेंट डिकेड्स विद a vast majority of cases under reported according to WHO. WHO estimates 39 करोड़ डेंगू वायरस इन्फेक्शंस पर ईयर, ठीक है ना, ऑफ इस 9.6 करोड़ सोर्स सिम्टम्स। तो कहने का मतलब है देखिए काफ़ी तेजी से डेंगू केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अगर ईयरली बेसिस पे अगर हम बात करें तो 36 करोड़ डेंगू वायरस जो है इन्फेक्ट करते हैं, उसमें से जो सिम्टम्स शो करते हैं लगभग 10 करोड़ लोग जो है उनको डेंगू होता है। डेंगू आपका सरकार के द्वारा किस प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, डेंगू जो है आपका नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जहां पे आपके कौन कौन से डिजीज है, मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फिलेरिसिस, काला आजार, जापानीज एन्सेफेलिटिस, चिकुनगुनिया, ये सभी को जो है स्प्रेड करने के लिए वेक्टर की जरूरत है। इसलिए ये किसके द्वारा आता है, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, सरकार का प्रोग्राम जो है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू रन किया जा रहा है। चलिए ओके। अब हम देखिए डेंगू को है किस प्रकार से हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि डेंगू जो है ट्रॉपिकल डिजीज है। ऐसा क्यों ट्रॉपिकल डिजीज है, और डेंगू को अगर डेंगू जो है किस कारण से फैल रहा है, पानी के कारण से फैलता है, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहला जो है ओपन पानी के जो सोर्सेज होते हैं ओपन उसे ना रहने दीजिए। जो कूलर वगैरह में जो पानी होता है, कूलर में 2 या 3 दिन से अधिक पानी नहीं रखना चाहिए। उसमें क्या करना चाहिए, केरोसिन डाल देना चाहिए, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉस्किटो लगा के सोना चाहिए। ये सब आपके क्या है, ये सब डिफरेंट मेजर्स है जिसके थ्रू आप जो है डेंगू को कंट्रोल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और एक मेजर है जिसे हम लोग उल्बेचिया बैक्टीरिया कहते हैं, उल्बेचिया बैक्टीरिया। अब देखिए क्या होता है, आपको पता है कि डेंगू जो है वेक्टर बोर्न डिजीज है, वेक्टर बोर्न डिजीज है। तो ये कौन सा मॉस्किटो में, ये आपका एडिस एजिप्टो मॉस्किटोस जो होता है, एडिस एजिप्टो मॉस्किटोस के अंदर एंटर कर जाता है, फिर वो रिप्रोड्यूस करता है, जिससे कारण से फिर आपका जब मॉस्किटो जब ह्यूमन बींग को बाइट करता है तो ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, उल्बेचिया बैक्टीरिया जो होता है,
इस मॉस्किटो में हम लोग क्या करेंगे, उल्बेचिया बैक्टीरिया ऐड कर देंगे, उल्बेचिया बैक्टीरिया ऐड कर देंगे। जब उल्बेचिया बैक्टीरिया यहां पे ऐड कर देंगे तो उल्बेचिया बैक्टीरिया जब इस मॉस्किटो के अंदर में होगा और जब इसके अंदर में आपका डेंगू वायरस एंटर करेगा तो डेंगू वायरस रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, जिसके कारण से आपका जब मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो आपके डेंगू वायरस ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट किया गया था पुडुचेरी में। तो पुडुचेरी में क्या किया गया था, आपके जो मॉस्किटोज होते हैं, एडिस इजिप्टो मॉस्किटोज होता है, उसके अंदर में जेनेटिकली क्या उल्बेचिया बैक्टीरिया ऐड कर दिया गया था, उस मॉस्किटोज को फिर रिलीज कर दिया गया था। वो मॉस्किटोज फिर एक दूसरे से मैटिंग हुआ, एक फीमेल मॉस्किटो मेल मॉस्किटो के साथ मैटिंग हुआ, फिर मेल मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो के साथ मैट करेगी। इस तरीका से जो है आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन, इस तरीका से उल्बेचिया बैक्टीरिया जो है डिफरेंट मॉस्किटोज के अंदर ट्रांसमिट हो गए, एडिस इजिप्टा। अब इसके अंदर में क्या होता है, उस पर्टिकुलर रीजन में जो मैक्सिमम मॉस्किटोज, मैक्सिमम एडिस इजिप्टो मॉस्किटोज जो है सभी के अंदर उल्बेचिया बैक्टीरिया आ गया। और जब सभी के अंदर उल्बेचिया बैक्टीरिया आ गया तो क्या हो गया, अब उल्बेचिया बैक्टीरिया जब रहेगा तो उसके अंदर में डेंगू वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उस रीजन में डेंगू केसेस कम आना शुरू हो गए। इसको कहा जाता है पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी। इसको क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है ना, पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी कहा जाता है। इज इट ओके? क्योंकि ये जो नॉर्मल एडिस इजिप्टो मॉस्किटो था, हम लोगों ने क्या किया, उसमें जो है उल्बेचिया बैक्टीरिया ऐड कर दिया जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू, और इसके कारण से क्या हुआ, इसके कारण से मैक्सिमम जो उस रीजन के एडिस इजिप्टो मॉस्किटो जो थे वो रिप्लेस हो गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो से रिप्लेस हो गए, ठीक है ना। इसलिए इसमें पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी कहते हैं। उसके बाद देखिए एक होता है बायोलॉजिकली कंट्रोलिंग मेजर या बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर होता है। तो देखिए गंबूसिया फिश होता है, ये मछली का नाम जो है गंबूसिया फिश है, गंबूसिया फिश। ये देखिए ये मछली जो है गंबूसिया फिश होती है। ये मॉस्किटो ये गंबूसिया फिश मच्छर के जो अंडे होते हैं उसे निगल जाती है, खा जाती है। तो बाई चांस की बात है, कहीं भी अगर बात मान के चलिए किसी रीजन में अगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डेंगू के केसेस पाए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मलेरिया के केसेस पाए जा रहे हैं, तो इस मछली को आप उसके नाला में पानी में छोड़ सकते हैं, जिससे कारण से क्या होगा, मॉस्किटोज के लार्वास को ये खा जाएगी, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। इज इट ओके? चलिए अब मलेरिया की बात करेंगे। तो मलेरिया भी क्या है, मलेरिया भी जो है आपका वर्ल्ड्स डेडलीस्ट डिजीज है। इट किल्स मोर देन 4 लाख पीपल ए ईयर। ये भी आपका टॉपिकल डिजीज होता है, ठीक है ना। टॉपिकल डिजीज क्यों, क्योंकि मलेरिया को भी स्प्रेड करने के लिए, ब्रीड करने के लिए पानी की, मतलब जहां ज्यादा पानी होता है वहीं पे मॉस्किटो ब्रीडिंग काफी तेजी से होता है। अब अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, ये आप किससे होता है, ये आपका जो है मलेरिया इज लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो बॉर्न डिजीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। प्लाज्मा देखिए यहां पे क्या होता है, अगर मॉस्किटोज की बात करेंगे, मलेरिया की बात करेंगे तो ये आपका प्रोटोजोआ है। मलेरिया की बात करेंगे तो मलेरिया किसके थ्रू होता है, देखिए मलेरिया जो है, मलेरिया की बात करेंगे तो मलेरिया जो है किसके थ्रू होता है, ये है आपका प्लाज्मोडियम फॉल्सीपरम जो कि प्रोटोजोआ है। ये क्या है, प्रोटोजोआ है। इस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपरम इसके थ्रू होता है, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम फॉल्सीपरम प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया आपका प्रोटोजोइक डिजीज है। लेकिन ये भी अगर ये ह्यूमन बीइंग है, ये आपका ह्यूमन बीइंग है, तो ये डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता है, डायरेक्टली एंटर नहीं करेगा। इसको भी जो एक वेक्टर की जरूरत है। किसकी जरूरत है, यहाँ तक पहुंचने के लिए एक वेक्टर की जरूरत है। वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे भी आपका जो वेक्टर होता है मॉस्किटो होता है। इस मॉस्किटो का नाम है एनोफिल्स गैम्बियम, एनोफिल्स गैम्बिया मॉस्किटो, एनोफिल्स गैम्बिया मॉस्किटो, ठीक है। इसका नाम क्या है, एनोफिल्स गैम्बिया मॉस्किटो। अब देखिए मॉस्किटो जो है एनोफिल्स मॉस्किटो है, इसको आप सिंपली याद रखिए, एनोफिल्स मॉस्किटो, इसको जो है एनोफिल्स मॉस्किटो याद रखिए आप लोग, एनोफिल्स मॉस्किटो। अब ये क्या होता है, ये जब प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम फॉल्सीपरम जब यहाँ पे एंटर करता है, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपरम जब यहाँ पे एंटर करता है तो इसका रिप्लिकेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, जब काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में बढ़ जाता है तो यही आपका एनोफिल्स मॉस्किटो है। जब ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो फिर ह्यूमन बीइंग में ये जो है ट्रांसमिट हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा मलेरिया के फिल्म में क्या वेक्टर बोर्न डिजीज कहते हैं, वेक्टर बोर्न डिजीज कहते हैं, ठीक है। ओके चलिए
देखिए टाइप्स ऑफ मलेरिया की बात करेंगे तो टोटली अगर देखेंगे तो 5 काइंड्स ऑफ मलेरिया पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम फल्सीपरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओविल, प्लाज्मोडियम नॉलेजिसी। इसमें से अगर हम देखेंगे प्लाज्मोडियम फल्सीपरम एंड प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर मलेरिया की बात करेंगे, मलेरिया जो है व्हेन एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स ए पर्सन द पैरासाइट इज रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इट देन ट्रेवल्स टू द लिवर वेयर इट मैच्योर्स। तो याद देखिएगा, जब आपके एनोफिल्स मॉस्किटो जो बाइट करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको प्लाज्मोडियम फल्सीपरम जो प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में रिलीज कर देता है, वो प्रोटोजोआ कहाँ जाता है, वो प्रोटोजोआ जो है हमारे लीवर में जाता है। कहाँ जाता है? लीवर में जाता है। याद रखिएगा, लीवर में जाके क्या करता है, वहाँ पे वो मैच्योर होता है, वो जो है प्रोटोजोआ डेवलप होता है, मैच्योर होता है, रिप्लिकेट करता है। उसके बाद वो क्या करता है, ये मैच्योर पैरासाइट जो है ये स्टार्ट इन्फेक्टिंग अवर रेड ब्लड सेल्स, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स को जो है इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, within 48 to 22 hours the parasite inside the red blood cells multiply causing infected cells to burst open। उसके बाद क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स के अंदर वो काफी तेजी से रिप्लिकेट करते हैं, जिसके कारण से हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल जो है वो ब्रस्ट होना शुरू हो जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। मलेरिया साइंस एंड सिम्टम्स टिपिकली बिगिन विदिन फ्यू वीक्स आफ्टर बीइंग बिटन बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो, हाउएवर सम टाइप्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट कैन लाई डोरमेंट इन द ब्लड। तो याद रखिएगा, मलेरिया जब मलेरिया के प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम फल्सीपरम हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो 1 हफ्ता 7 दिन 8 दिन के बाद जो हमारी बॉडी सिम्टम्स शो करना शुरू करती है, ठीक है ना। इज इट ओके? इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ट्रीटमेंट ये है, ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया एम्स एट केमोथेरेपी दिया जाता है। देखिए अगर ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो केमोथेरेपी दिया जाता है, जहां पे हम लोग जो है प्लाज्मोडियम फल्सीपरम प्रोटोजोआ को किल करने की कोशिश करते हैं। और इसकी अगर हम प्रिवेंट करने की बात की तो प्रिवेंट करने का मेजर सेम है जो हम लोगों ने आपका अभी डेंगू में स्टडी किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी याद रखिएगा लेमन ग्रासेस है, बाई चांस की बात है, कोई पर्टिकुलर रीजन की बात करें जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेज ऑफ मलेरिया पाए जा रहे हैं, जहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मलेरिया की ब्रीडिंग हो रही है, वहाँ पे आप लेमन ग्रासेस जो है लगा सकते हैं। लेमन ग्रासेस का स्मेल से जो है मलेरिया डेंगू के वायरस नज़दीक नहीं आते हैं। मलेरिया एंड डेंगू नज़दीक नहीं आते। कैसे नज़दीक नहीं आते हैं? क्योंकि लेमन ग्रासेस की जो स्मेल होती है, इस स्मेल से एडिस इज इट टू मॉस्किटो और एनोफिल्स जो मॉस्किटो होता है वो हमारे घर के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, घर के बैल्कनी में क्या लगाना है, घर के बैल्कनी में जो है आपको लेमन ग्रासेस लगाना है। मलेरिया के वैक्सीन की बात करेंगे तो ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन ने आपको मलेरिया का वैक्सीन डेवलपमेंट किया गया था। उसकी पायलट ट्रायल चल रही थी आपके अफ्रीका रीजन में, लेकिन जो है कोविड के कारण वो पायलट ट्रायल बंद हो गया था, इसलिए अभी जो है वैक्सीन अभी तक जो है नहीं है, याद रखेंगे। लेकिन हाँ, ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन के द्वारा इसका वैक्सीन का डेवलपमेंट किया गया था। चलिए, इज इट ओके? अब हम बात करेंगे टीबी के बारे में, बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात करेंगे। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या, एक तरह का टीबी जो आप सभी को पता है एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है। किसके द्वारा होता है? ये आपका जो है कॉज्ड बाय द बेसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया के थ्रू, जिसका नाम क्या, माइकोबैसिलस ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ये हमारे लंग्स को जो है टिपिकली अफेक्ट्स अवर लंग्स, जब लंग्स को इंपैक्ट करते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी टीबी कहते हैं, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट लंग्स के अलावा जब ये एक्स्ट्रा ऑर्गन्स को इंपैक्ट करना शुरू कर देता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। याद रखेंगे, ट्यूबरक्लोसिस से एचआईवी का काफी अच्छा रिलेशन, मैंने बताया था कि कोई पर्सन अगर एचआईवी से सफर कर रहा है, एचआईवी पॉजिटिव स्टेट में है, ठीक है ना, और वो सही तरीका से एआरटी पे नहीं है तो धीरे धीरे वो एचआईवी क्या हो जाएगा, वो एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वो एड्स में कन्वर्ट होगा तो उस हम लोग एड्स को क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं। उसकी इम्यून सिस्टम जो है टोटली आपकी क्या हो जाएगी, कंप्रोमाइज हो जाएगी। इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज होगा तो क्या होगा, सीडी इम्यून सिस्टम क्यों कंप्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि उसके बॉडी में CD4 सेल्स काउंट्स आपके कम होते जा रहे हैं। उस केसेस में देखिएगा एड्स जो एचआईवी के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें मैक्सिमम पेशेंट में आपके टीबी केसेस पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है उसकी इम्यून सिस्टम काम ही नहीं करी, नॉन फंक्शनल हो चुकी है, ठीक है ना। जिससे कारण से टीबी जो है, टीबी के वायरस, टीबी के बैक्टीरिया जो है आराम से बॉडी में एंटर कर जाते हैं। टीबी किससे होता है? टीबी आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, ठीक है ना। इज इट ओके? चलिए, अब टीबी की बात करेंगे। टीबी जो है इट इज ट्रीटेबल, टीबी जो है ट्रीटेबल डिजीज है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका बैक्टीरिया से होता है, तो जो लोग टीबी से सफ़र करते हैं उनको जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक चीज़ को याद रखिएगा, जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना तो उनको एज पर डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लेना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट डॉक्टर ने जितना डोजेस का उतना डोजेस लेना होता है। अब टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको काफ़ी लंबे समय तक जो है दवा पे रहना पड़ता है, 4 से 5 मिनट तक लेना होता है। इससे कारण से क्या होता है, लोग जो है कभी कभार दवा लेना भूल जाते हैं, प्रॉपर डोजेज नहीं लेते हैं, जिससे कारण से जो है जो उनकी बॉडी में जो बैक्टीरिया है, उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाता है।
उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। और उस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहेंगे। मतलब क्या है, अब जो है, अब आप टीबी को ट्रीट करने के लिए पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि अंदर में जो बैक्टीरिया है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस हो चुका है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुका है। इस केसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस केसेस को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कहते हैं, एमडीआर-टीजी। जो कि काफ़ी ज़्यादा आने वाले केसेस में जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग जो है टीबी से तो सफ़र कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर एंटीबायोटिक डोजेज नहीं ले रहे हैं, जिससे कैंसर जो है वो किससे सफ़र कर रहा है, एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी से। देखिए, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का मतलब होता है कि जो टीबी में जो दवा दिया जाता है आइसोनियाजिड एंड रिम्फेपिसिन, इससे खिलाफ जो है उनके बॉडी में जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो चुके, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और दूसरा क्या होता है, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होता है। ठीक है, इज इट ओके? चलिए, सरकार के द्वारा क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो देख सकते हैं इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया गया टीबी को कंट्रोल करने के लिए, तो निश्चय इकोसिस्टम, इट इज ए नेशनल टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज ए वन स्टॉप सोल्यूशन टू मैनेज द इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट्स एंड मॉनिटर प्रोग्राम एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस थ्रू आउट द कंट्री। तो निश्चय इकोसिस्टम जो है एक तरह का आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप देख सकते हैं कि कितने लोग टीबी से सफर कर रहे हैं, सरकार के द्वारा क्या इनिशिएटिव्स लिया गया है, एंड ऑल दोस थिंग्स एक ही सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो है निश्चय पोषण योजना, दिस स्कीम इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू टीबी पेशेंट फॉर द न्यूट्रिशन। तो सरकार जो है इसके तहत 500 रुपीज पर मंथ जो है टीबी पेशेंट को देती है, ताकि जो है अपना वो न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा कर सके। उसके टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन एक तरह का आप कह सकते हैं मोटिवेशनल कैंपेन है, जिससे लोग मोटिवेटेड रहे। और द सक्षम प्रोजेक्ट, इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस दैट हैज बीन प्रोवाइडिंग साइको सोशल काउंसलिंग टू ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट। ठीक है, इज इट ओके? चलिए, इंडिया का टारगेट क्या है, WHO ने टारगेट दिया है कि हम जो है 2030 तक जो है टीबी को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इंडिया का टारगेट जो है कि हम टीबी को कंट्रोल करना चाहते हैं 2025 तक। अब जो है थोड़ा सा हम लोग जो है बर्ड फ्लू को समझ लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम लोग जो है बर्ड फ्लू को समझ लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा देखिए एग्जामिनेशन में अगर आप बात करेंगे तो बस आपको फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है। टीबी है तो टीबी किसको इंपैक्ट करेगा, लंग्स को इंपैक्ट करेगा, किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी इन डिटेल में पोलियो हो गया, टीबी हो गया, एड्स हो गया, काफ़ी इन डिटेल में हम लोग। अब हम बात करेंगे बर्ड फ्लू के बारे में। तो बर्ड फ्लू किससे होता है, बर्ड फ्लू हम लोग एवियंजा फ्लू भी कहते हैं, एवियंजा फ्लू कहते हैं। सो bird flu is caused by one of the pathogens virus. It is an influenza that causes the outbreak of bird flu. तो बर्ड फ्लू जो है याद रखिएगा वो किसके थ्रू होता है, वो आपका जो वायरस के थ्रू होता है। इन्फ्लुएंजा जो 3 टाइप्स ए बी सी, इन्फ्लुएंजा ए जो है वो आपका मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल है बर्ड फ्लू के लिए। ठीक है ना, वायरस आर डिवाइडेड ऑन द सब टाइप्स बेस्ड ऑन द प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द देयर सरफेस। तो वायरस की बात करेंगे, आपने सुना होगा H5N7, इस तरीके से बात करते हैं ना। अगर बर्ड फ्लू की बात करें तो इस बार H5N7 बर्ड फ्लू हुआ है। तो H और N आपको 2 टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि वायरस से पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे H का मतलब होता है हीमेग्लूटिनिन, जिसको हम HA कहते हैं। N का मतलब होता है न्यूरेमिनिडेज। इज इट ओके? देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए अगर हम H की बात करेंगे तो HA जो है, H टाइप ऑफ प्रोटीन जो है कुल मिला के कितने हैं, 18 टाइप्स पाए जाते हैं। और Na की बात करेंगे 11 टाइप पाए जाते हैं। ये देखिए, ये आपका जो है, ये आपका एवेंजा वायरस है। इसमें आप ये प्रोटीन जो देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, H प्रोटीन, HA प्रोटीन, हेमेग्लूटिनिन प्रोटीन है। और आपका इस प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे, ये आपका Na प्रोटीन है, न्यूरेमिनिडेज प्रोटीन है। इनकी कॉम्बिनेशन जो होती है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड फ्लू कहते हैं। ठीक है ना, इनकी कॉम्बिनेशन को ही बर्ड फ्लू कहते हैं। H5N7 होगा तो याद रखिएगा H कौन सा है, 5 वाला है, N आपका कौन सा 7 में है। ठीक है ना, तो ये हम लोग बर्ड फ्लू के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग जो है सारी डिजीज हम लोग मोर और लेस स्टडी कर चुके हैं इंपॉर्टेंट। अब हम लोग फैक्चुअल पार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कॉमन ह्यूमन डिजीज की बात करेंगे तो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाता है बैक्टीरियल डिजीज। तो कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज है, डिसेंट्री हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थेरिया हो गया, कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, न्यूमोनिया हो गया, ये सारे आपके बैक्टीरियल डिजीज है। वायरल डिजीज की बात करेंगे तो कॉमन कोल्ड, मम्प्स, मिजल्स, वायरल हेपेटाइटिस, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, पोलियोमिलाइटिस। अभी तो हमने देखा था कि पोलियो किसके थ्रू होता है, पोलियोमिलाइटिस जो है पोलियो वायरस के थ्रू होता है। उसके बाद फंगल डिजीज की बात करेंगे तो कैंडिडिस एंड एथलेटिक फुट। प्रोटोजोआ डिजीज की बात करेंगे तो मलेरिया हो गया, एमोबिसिस हो गया, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो गया, काला आजार हो गया। हेलमिंटिक डिजीज की बात करेंगे तो फिलेरिसिस हो गया, ठीक है ना, और एस्करियसिस हो गया। ये सब आपके क्या कॉमन डिजीज का नाम है। प्रॉपर चार्ट है, चार्ट के थ्रू अगर आप रट लेंगे तो क्या होगा, आपको एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं
बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात करते हैं, अगर एंथ्रेक्स की बात करेंगे तो एंथ्रेक्स किसके थ्रू होता है, कौन सा बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ये आपका बैसिलस एंथ्रेसिस के थ्रू होता है। ऑर्गन्स, स्किन एंड लंग इन्फेक्टेड होते हैं। बोटुलिज्म की बात करेंगे, कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम रिस्पॉन्सिबल है। ये आपका कौन सा सिस्टम को इंपैक्ट करता है, न्यूरल सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। उसके बाद कॉलेरा के बारे में बात करेंगे तो कॉलेरा याद रखिएगा, ये पानी के थ्रू होता है, इसलिए हम इसे वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं। एग्जामिनेशन में बहुत बार आया हुआ है। और ये कौन सा बैक्टीरिया से होता है, ये आपका विवियो कॉलेरा के थ्रू होता है। और ये कौन सा पोर्शन को इंपैक्ट करता है, आपका इंटेस्टाइन को इंपैक्ट करता है। उसके बाद देखिए लेप्रोसी की बात करें तो लेप्रोसी आपका किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के थ्रू होता है। ये कौन कौन सा ऑर्गन्स को इंपैक्ट करता है, स्किन, बोन्स, पेरिफेरियल नर्व्स को इंपैक्ट करता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस की बात करेंगे, ये भी कौन सा बैक्टीरिया के थ्रू होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि आपका लंग्स को इंपैक्ट करता है, जिसे हम लोग क्या पल्मोनरी टीबी कहते हैं। इज इट ओके? उसके बाद हम बात करेंगे वायरल डिजीज के बात करेंगे तो कॉमन कोल्ड जो होता है किसके थ्रू होता है, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस के थ्रू होता है। मम्स की बात करेंगे, मम्स किससे होता है, मम्स वायरस जो कि आपका एक आरएनए वायरस है। मिजल्स के बारे में बात करेंगे तो मिजल्स किससे होता है, आपका रिवेला वायरस से होता है। वायरल हेपेटाइटिस की बात करेंगे, किससे होता है, वायरल हेपेटाइटिस बी वायरस के थ्रू होता है। चिकन पॉक्स के बारे में बात करें तो चिकन पॉक्स किसके थ्रू होता है, चिकन पॉक्स जो है वेरिसेला वायरस के थ्रू होता है। पोलियोमेलाइटिस किसके थ्रू होता है, पोलियोमेलाइटिस जो है पोलियो वायरस के थ्रू होता है। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कोविड के बाद की पोलियोमेलाइटिस जो है वो कौन सा वायरस है, याद रखिएगा आरएनए वायरस है। डेंगू फीवर जो है, डेंगू फीवर की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके थ्रू होता है, ये आपका डेंगू वायरस के थ्रू होता है। और चिकनगुनिया किसके थ्रू होता है, अल्फा वायरस के थ्रू होता है। ठीक है, ये चार्ट आप लोग को याद करना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में मैंने अभी कौन सा पढ़ा था, मलेरिया पढ़ा था। मलेरिया कौन सा प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम के थ्रू होता है। तो मलेरिया जो है कौन सा प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम के थ्रू होता है। इसका कैरियर कौन है, कौन इसका वेक्टर है, तो वेक्टर आपका फीमेल एनोफिल्स होते हैं। ठीक है ना, ये क्या इफेक्ट करता है, ये पहले का एंटर करता है लिवर में, जहां वो मैच्योर होता है, फिर वो आपका आरबीसी सेल्स को इंपैक्ट करता है, तो आरबीसी एंड लिवर्स। स्लीपिंग सिकनेस की बात करेंगे तो स्लीपिंग सिकनेस जो होता है किसके द्वारा होता है, स्लीपिंग सिकनेस जो है आपका ट्राइपैनोसोमा के थ्रू होता है, जो कि आपका एक प्रोटोजोआ है। इसमें ब्रेन इफेक्टेड होता है। डायरिया की बात करेंगे तो डायरिया आपका किसके थ्रू होता है, एंटोमोएबा हिस्टोलाइटिका के थ्रू होता है, जो कि आपका कौन सा ऑर्गन को इंपैक्ट करता है, जो कि आपका इंटेस्टाइन को इंपैक्ट करता है। यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस एंड डायरिया विथ ब्लड आपका ये सिम्टम्स है। उसके बाद काला आजार की बारे में बात करें तो काला आजार जो कौन सा प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, ये आपका लिस्मेनिया डोनोवेनी के थ्रू होता है, जो कि आपको बोन मेरो को इंपैक्ट करता है। चार्ट आप लोग को याद रखना होगा। देखिए एग्जामिनेशन है, हमें जो है कभी कभार एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से स्टडी करना होता है। एड्स हो गया, पोलियो हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, ये आपको इन डिटेल स्टडी करना था। बाकी सब आप लोग चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है ना, अगर इन सभी को स्टडी करने लगेंगे तो कोई फायदा नहीं निकलता है। उसके बाद फंगस के थ्रू बात करेंगे तो देखिए फंगस में क्या, एस्थमा। तो एस्थमा जो है वो कौन सा फंगस के थ्रू होता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के थ्रू होता है। अब यहां पे क्या होता है, जो आपके फंगस जो होते हैं वो आपके स्पोर्स फॉर्म में रहते हैं एंड दे आर कंटिन्यूसली फ्लोटिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। जब हम उसे इनहेल कर लेते हैं, इनहेल करने के कारण क्या होता है, वो जो फंगल स्पोर जो होते हैं वो हमारे लंग्स में जाके सेटल हो जाते हैं। लंग्स के जो एल्यूवियली पार्ट है वहां जाके सेटल हो जाते हैं, जिससे काम से हम जो है प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाते, प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करेंगे एथलेटिक फूड के बारे में बात करेंगे तो ये कौन सा फंगस के थ्रू होता है, ये आपका जो है टीनिया पेडिस के थ्रू होता है। यहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ स्किन विच स्प्रेड मेनली ड्यू टू द क्रैकिंग ऑफ द फीट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके पाँव के जो तलवे जो होते हैं फटना शुरू हो जाते हैं। एस्केबिस के बारे में बात करेंगे तो एस्केबिस जो कौन सा फंगस के थ्रू होता है, ये आपका एक्रेस एस्केबिस के थ्रू होता है। इन दिस डिजीज द स्किन इचेस एंड व्हाइट स्पॉट्स फाउंड ऑन द स्किन। स्किन काफी ज्यादा खुजली होता है, व्हाइट स्पॉट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। बाल्डनेस के बारे में बात करें, यहाँ तक कि जो बाल वगैरह गिर जाते हैं, ये भी आपका जो है फंगस के थ्रू होता है। इसके लिए कौन सा फंगस रिस्पॉन्सिबल है, टेनिया कैपिटिस, ये याद रखिएगा। रिंग वर्म की बात करेंगे, जो दाग धाग जो हो जाते हैं, रेड कलर के स्पॉट जो फॉर्म हो जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है ना, रिंग वर्म ये भी किसके थ्रू होता है, ये जो है आपका ट्राइकोपाइथन ल्यूरोकोसम के थ्रू होता है। ठीक है, इज इट ओके। अब डिजीज कॉज बाय हेलमिंटिस। तो हेलमिंटिस क्या होता है, देखिए हेलमिंटिस जो है एक तरह का आप कह सकते हैं, हेलमिंटिस जो है एक तरह का आपका वर्म्स होता है। ठीक है ना, जैसे अगर अर्थवर्म की बात करेंगे तो अर्थवर्म जो है, ठीक है ना, अर्थवर्म आपका क्या हेलमिंटिस में होता है, ये आपका इनवर्टिब्रेट होता है। ये आपका क्या होता है, इनवर्टिब्रेट होता है। यहाँ तक कि हमारे इंटेस्टाइन में भी जो है बहुत सारे हेलमिंटिस पाए जाते हैं। दे आर विजिबल विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई। अब देखिए हेलमिंटिस की बात करेंगे तो ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं एलिफेंटिएसिस कहते हैं। ये आपका क्या है, एलिफेंटिएसिस, सॉरी
ये थोड़ा सा नाम याद रख लीजिएगा, एक बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, तो याद रखिएगा। ये देखिए पाँव जो है हाथी का पाँव का जैसा हो जाता है, ये पाँव आप जो देख रहे हैं, ये पाँव कैसा हो जाता है, हाथी का पाँव का जैसा हो जाता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग एलिफेंटिएसिस कहते हैं, ठीक है ना। ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपका जो है हेलिमेंटिस के द्वारा किया जाता है। कौन सा हेलिमेंटिस है, जिस प्रकार से अर्थवर्म होता है उसका नाम क्या है, इसका नाम जो है याद रखिएगा, ऊचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, नाम याद रख लीजिएगा। टफ नाम है लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब याद रखिएगा, दिस वर्म इज ट्रांसमिटेड बाय द स्टिंग्स ऑफ क्यूलेस मस्कीटो। ये जो वर्म जो है ये कैसे होता है, दिस वर्म इज ट्रांसमिटेड बाय द स्टिंग्स ऑफ क्यूलेस मस्कीटोस के थ्रू। यहाँ पे सिम्टम्स क्या होता है, पाँव जो है स्वेलिंग आ जाता है, टेस्टिस में स्वेलिंग आ जाता है, अदर बॉडी पार्ट्स में जो है आपका ये स्वेलिंग देखने को मिलता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसे जो हमको हम लोग क्या कहते हैं, एलिफेंटिएसिस कहते हैं। एलिफेंटिएसिस जो ये बेसिकली आपका लिम्फेटिक सिस्टम को जो अफेक्ट करता है, किसको, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है इसे इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए हम लोग इसे लिम्फेटिक फ्लेरेसिस भी इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, लिम्फेटिक फ्लेरेसिस भी कहते हैं। इज इट ओके। थोड़ा सा हम लोग जो है कोविड को स्टडी कर लेते हैं, जब इतना स्टडी किए हैं तो कोविड वायरस को भी स्टडी कर लेते हैं। अब देखिए कोरोना की बात करेंगे, अगर हम लोग जो है कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना जो आपका किससे हुआ है, ये आपका कोविड वायरस से हुआ है। देखिए कोविड की अगर हम बात करते हैं, अगर हम जो है कोविड-19 के बारे में बात करते हैं तो कोविड-19 किसके कारण हुआ है, कोरोना वायरस के कारण हुआ है, कोरोना वायरस के कारण हुआ है। देखिए कोरोना वायरस जो है इस प्रकार से होता है, इसके ऊपर में ये जेनेटिक मटेरियल है, सॉरी ये आपका स्पाइक प्रोटीन है, देखिए ठीक है ना, इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल है। तो याद देखिए कोरोना का जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कोरोना की अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। याद रखेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसलिए आप लोग न्यूज़ में पढ़े होंगे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशन देखने को मिल रहा है, इसी कारण से क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हमें जो है म्यूटेशन देखने को मिल रहा है। देखिए अगर जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करेंगे तो जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं आपके, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, फिर आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, फिर आपका जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इज इट ओके। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा म्यूटेशन किसमें होता है, सबसे ज्यादा म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन सबसे ज्यादा म्यूटेशन किसमें होता है, सबसे ज्यादा म्यूटेशन आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में होता है, जो कि कोरोना वायरस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल है। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे स्टेबल कौन है, सबसे स्टेबल की अगर हम बात करेंगे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, जो हमारा बॉडी ह्यूमन बॉडी का जेनेटिक मटेरियल है। अब देखिए उसके बाद देखिए ये जो प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिले इसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं हम लोग, स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। अब ये कोरोना जो हमारी बॉडी में किस प्रकार से एंटर करता है, तो हमारे बॉडी में जो कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, सपोज ये सेल है, ये सेल है, सेल कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए ये आपका लीवर सेल है, लीवर सेल होंगे, या फिर आपका हार्ट सेल होंगे, हार्ट सेल होंगे, या फिर आपका लंग सेल होंगे एक्सेट्रा। इन सेल के ऊपर में एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लोग ACE2 एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम पाए जाते हैं, आपका स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं ACE2 एंजाइम। क्या कहते हैं, याद रखेंगे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ACE2 एंजाइम कहते हैं। इस एंजाइम का फुल फॉर्म क्या है, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। क्या है, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, इस पर्टिकुलर स्पाइक प्रोटीन का और ACE2 के बीच में काफी ज्यादा एफिनिटी होती है, ठीक है ना, ये आपका इन दोनों के बीच में जो है काफी ज्यादा प्यार मोहब्बत है। क्या है, बाइंडिंग एफिनिटी, याद रखेंगे बाइंडिंग एफिनिटी बिटवीन a spike protein
spike protein and ACE2 enzymes are high। इन दोनों के बीच में जो है बाइंडिंग एफिनिटी काफी स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा प्यार मोहब्बत है, और इसी के कारण जो है कोरोना वायरस इसी के थ्रू एंटर करता है। देखिए कोरोना वायरस जो है इसी के थ्रू आपका क्या करता है, एंटर करता है, इसी के थ्रू कोरोना वायरस एंटर करता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे ACE2 प्रोवाइड्स गेटवे टू द कोरोना वायरस। ACE2 जो है प्रोवाइड्स गेटवे टू द कोरोना वायरस, याद रखेंगे हम लोग ACE2 प्रोवाइड्स गेटवे टू कोरोना वायरस। एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कोविड वायरस से रिलेटेड। ये कोरोना वायरस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो याद रखिएगा सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। स्पाइक प्रोटीन क्या मैंने बता दिया। कोरोना वायरस हमारे बॉडी में किस प्रकार से एंटर कर पाता है, दे एंटरिंग आवर बॉडी थ्रू ACE2 एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेल, एंड ACE2 एंजाइम इज कॉल्ड योर एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। सो आई होप आप लोग को सेशन काफी अच्छा लगा होगा। देखिए सर्टेन पार्ट जो है वी हैव डिस्कस इन डिटेल, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जस्ट जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वी हैव डिस्कस, बिकॉज सिर्फ अगर ह्यूमन डिजीज की बात करेंगे तो इट विल टू एक्सप्लेन ऑल द डिजीज इट विल टेक काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। सो वी हैव डिस्कस जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो विद दिस थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।